जय हिंद दोस्तों। आज हम ईरान के कंप्लीट इतिहास के बारे में जानेंगे, एकदम उसके जन्म से लेकर शुरू करेंगे। और ये जो अभी करंट टाइम पर युद्ध हो रहा है, इजराइल अमेरिका जो युद्ध कर रहे हैं ईरान से, इस पे भी आएंगे कि क्यों हो रहा है युद्ध। तो हम एकदम इतिहास से समझेंगे ना, एकदम टाइमलाइन से, ऐसे शुरू से, तो हम इजी वे में समझ पाएंगे कि ये आज का जो युद्ध हो रहा है इसकी जड़ क्या है, क्यों हो रहा है ये युद्ध, हम अच्छे वे में समझ पाएंगे। अभी तक आपने वीडियोस काफी देखे होंगे, बहुत ही यूट्यूब पूरा भरा हुआ है इस टॉपिक से। जितनी मिसाइलें नहीं मार रहा है इजराइल और अमेरिका ईरान पे, उतने तो यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं सबके। लेकिन आप मेरे पर भरोसा करिए, आज अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो, मैं इजी तरीके से आपको सारा कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में समझा दूंगा कि क्यों ये युद्ध हो रहा है, इजराइल और अमेरिका क्यों हेट करते हैं ईरान को, और ईरान और इन दोनों के बीच क्यों इतना हमेशा ही ऐसे होता रहता है, क्या है कॉन्सेप्ट, सारा चीज एकदम इजी वे में आज समझेंगे। तो देखो, हमारा जो ये कहानी है ना, ये आज से 3500 साल पहले शुरू होता है, यानी 1500 बीसी, ईसा मसीह के पैदा होने से 1500 साल पहले क्या हुआ था। आपको पता है कि जो मध्य भारत है वहां पे आर्यंस रहते थे, यानी आर्य लोग। ये जो हमारे भारत में आए थे, हम लोग, हमारे लोग के पूर्वज जो आर्यंस थे, जो भारत में आए थे ना, यही लोग। तो ये जो मध्य भारत से आ रहे थे इस साइड, दक्षिण साइड, तो ये लोग ना दो भाग में बट गए थे। पहले जो हमारे भारत में आए और दूसरे जो ईरान के साइड गए। तो जो हमारे भारत में आए उनको कहते हैं इंडो आर्यन, और जो ईरान साइड चले गए उनको कहते हैं ईरानियन आर्यन। तो जैसे हम लोग जो है, हमारे पूर्वज आर्यंस थे, तो ईरान जो है, यहाँ के जो लोग हैं, इनके भी पूर्वज आर्यंस थे। ये जो ईरान नाम है ना, ईरान का मतलब भी होता है कि मतलब आर्यों की भूमि। इसको पहले कहते थे आर्यनन, आर्यनन मतलब ईरान, आर्यों की भूमि, और वही बाद में ऐसे मतलब बदलते बदलते ईरान हो गया। तो अब क्या होता है ना कि ये जो लोग आए थे, ये आके इस क्षेत्र में रहने लगे, ईरान वाले क्षेत्र में। तो ईरान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे पहले से भी काफी लोग रहते थे, ऐसे काफी जनजातियां रहती थी। इनमें ना एक पर्शियन जनजाति थी, वो काफी फेमस थी। क्योंकि पर्शियन जनजाति काफी फेमस थी, इस कारण ये जो पूरा क्षेत्र था, इसको जो बाहरी लोग थे ना, वो पर्शिया कह के बुलाते थे। तो ये जो पारसी लोग थे ना, उस समय जोरोस्ट्रियानिज्म धर्म को मानते थे। अगर अपनी भाषा में कहा जाए तो पारसी धर्म, इसमें ये अग्नि की पूजा करते थे। इनके जो देवता थे उनका नाम था अहुरा माजदा, और ये जो धर्म है इसके संस्थापक जोरोस्टर नाम का एक आदमी था। तो ये तो इनका धर्म हो गया। तो इस समय जो ये पूरे लोग थे, पर्शियन लोग, ये लोग इसी धर्म को मानते थे। अब क्या होता है कि जो 1500 इस बीसी से ऐसे लोग आते रहे, यहाँ पे सब लोग जानते रहे, फिर ऐसे छोटी छोटी जनजातियां बनती रही, छोटे छोटे साम्राज्य भी बनते रहे। लेकिन अब बात आती है, समय आता है 550 ईसा पूर्व। यहाँ पे क्या होता है, एक महान राजा का उदय होता है, उसका नाम होता है साइरस द ग्रेट। ये जो साइरस द ग्रेट होता है ना, ये कहता है कि यार इतने छोटे छोटे साम्राज्य ऐसे बने हुए हैं, क्यों ना एक बड़ा सा विशाल सा अपना साम्राज्य हो। इसके सपने बहुत बड़े थे, तो ये सोचा कि पूरा साम्राज्य ऐसे अपना हो। तो ऐसे ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे साम्राज्यों पर ऐसे ऐसे अपने अंदर लेते हुए पूरा एकदम विशाल साम्राज्य बनाया, और उसे कहते हैं अकेमेटिक साम्राज्य। इसका जो पूरा था, इसका नाम था अकेमेटिक साम्राज्य। ये जो साम्राज्य है, इसका अपने भारत से लेकर, मिस्र से लेकर ग्रीस तक फैला हुआ था। इसका जो शासनकाल था, इसमें दो चीजें बहुत फेमस हुई थी। पहली चीज ये कि ये जो एक बार ग्रीस पर हमला करने गया था, ग्रीस में अपना साम्राज्य था उन लोगों का, तो ग्रीस में 300 स्पार्टन सैनिक थे ये, और इसकी पूरी फौज थी। वो 300 स्पार्टन सैनिक इसकी पूरी फारस की सेना से ऐसे लड़े थे ना, कि वो 300 स्पार्टन के सैनिक इसकी पूरी सेना से जीत गए थे। ये युद्ध बहुत ही फेमस है, द बैटल ऑफ थर्मोपाइली। और दूसरा चीज इसके शासनकाल में होता है यहूदियों की मदद करना। क्या होता है कि ये जो पूरा इसका जो साम्राज्य था, यहाँ पे पर्शियन लोग जो धर्म को मानते थे, जोरोस्ट्रियानिज्म, ये पूरा फैल गया था। यहाँ पे लोग सब जोरोस्ट्रियानिज्म को मानते थे। और जो उधर था इजराइल, जहाँ पे अभी है करंट टाइम पर, वहां पे जेरूसलम में, यहाँ पे जो लोग हैं ये यहूदी धर्म को मानते थे। यहूदी धर्म बहुत पुराना है, जैसे हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना है। अगर सनातन धर्म के बाद अगर कोई धर्म सबसे पुराना है तो यहूदी धर्म है। तो वहां पे यहूदी धर्म हुआ करता था। तो बेबीलोन, एक इराक में जगह है बेबीलोन, वहां पे भी एक साम्राज्य हुआ करता था। वहां का जो राजा था ना, उसने एक बार जेरूसलम पर हमला किया और सारे जो यहूदियों को है उनको मारा, और कई यहूदियों को, बहुत सारों को अपने लेके आया, बेबीलोन में कैद करके रख दिया। जब यह साइरस द ग्रेट ने सुना ये, तो उसे बहुत बुरा लगा, और उसने जाके बेबीलोन पर हमला किया और उन यहूदियों को बचाया। और जो अभी ईरान और इजराइल एक दूसरे के अपने इतने कट्टर दुश्मन हो रखे हैं, और इनका इतिहास देख रहे हो, ऐसा है। ये दो
दोनों लोग आपस में पहले कितने अच्छे से रहते थे, तो एक दूसरे का मदद करते रहते थे। तो इस प्रकार जो साइरस द ग्रेट है, इसने यहूदियों का मदद भी किया था अपने शासनकाल में। तो अब समय आता है 330 ईसा पूर्व। इसमें जो है अलेक्जेंडर जो होता है ना, सिकंदर जिसको कहते हैं, वो आक्रमण करता है इस पे, पर्शिया पर, जो मतलब साम्राज्य था एक्मेडिक एम्पायर, इस पर हमला करता है और पूरा साम्राज्य एकदम जीत लेता है। इसकी जो राजधानी है उसको एकदम बर्बाद कर देता है, जला देता है। इस समय यहाँ का जो राजा हुआ करता था उसका नाम था डेरियस थर्ड, उसको भी मार देता है। इस प्रकार ये जो पूरा पर्शिया होता है इस पे ये कब्जा कर लेता है सिकंदर। तो आपको बताया था शुरुआत में कि ये जो एक्मेडिक एम्पायर ये अपने भारत से लेकर, मिस्र से लेकर ग्रीस तक फैला था। तो भारत में कहां तक था? ये जो अपना भारत में इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पे नदियां है ना 3-4, तो वहां तक जो है इसका साम्राज्य फैला था। तो सिकंदर यहाँ तक आया था, तो आगे हमारे भारत में इसलिए नहीं आया क्योंकि उस समय नदियों में बहुत ज्यादा पानी था और इसके जो सैनिक थे बहुत ही थक गए थे। तो चूंकि एक अफवाह भी उड़ गई थी कि अगर नदी पार करोगे, उस पार जाओगे तो एकदम सब मारे जाओगे, इस कारण ये भय भी बहुत फैल गया था, और जिस कारण वो सिकंदर आगे नहीं जाता है और लौट जाता है। इस प्रकार जो एक्मेडिक साम्राज्य था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य ईरान की धरती पर, वो समाप्त हो जाता है। तो सिकंदर के चले जाने के 100 साल बाद ना यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य बनता है एकेडमिक साम्राज्य के बाद, ससेसियन साम्राज्य। ये ससेसियन साम्राज्य दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था उस भूमि पर, और जो है पारसी धर्म का सबसे लास्ट साम्राज्य था। ये जो है साम्राज्य 224 बीसी से लेकर 651 एडी तक चलता है। 651 एडी तक ही क्यों चलता है? क्योंकि आपको पता होगा कि इस समय इस्लाम का भी उदय हो गया था, और इस्लाम के जो मुसलमान लोग हैं ये लोग अपना विस्तार कर रहे थे, तो उसी समय ये लोग आक्रमण कर देते हैं ये इसके ससेसियन साम्राज्य पर, और ससेसियन साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। और यहाँ पे लोग पारसी धर्म को मानते थे, जोरोस्ट्रियानिज्म को। तो फिर इन्होंने प्रेशर डाल के इन लोगों को एकदम अपने इस्लाम को बोलने के लिए कहा। सारे लोगों ने कबूल कर लिया, जो जिसने नहीं कबूल किया वो मारे गए, और काफी लोग भाग के यहाँ भारत में आ गए। भारत में गुजरात और महाराष्ट्र साइड आए थे। तो गुजरात, एक कहानी बहुत फेमस है कि गुजरात में जब ये लोग आए पारसी लोग, तो ये इनका नाम, बहुत देश का नाम पर्शियन फेमस था, तो ये लोग को हम ना पारसी कहने लगे, ऐसे पारसी निकल गया मुंह से, तो ऐसे ही पारसी हो गए। तो ये लोग बोले कि हमको अपने भारत में रहने दो। तो जो गुजरात के राजा थे वो बोले नहीं, हमारे भारत में नहीं रह सकते, आप दूसरे देश से आए हो, हम आपको नहीं रहने देंगे। तो ये पारसी लोग बोलते हैं कि हम ना बहुत अच्छे से रहेंगे, हम जैसे चीनी पानी में मिलके रह जाता है, एकदम घुल जाता है, वैसे ही हम भी घुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार ये कहानी बहुत फेमस है इन लोगों का कि ऐसे भारत में आए थे। आपको पता होगा कि हमारे भारत में पारसी लोगों का कितना बड़ा योगदान है। हमारे भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा वो पारसी थे। हमारे देश के पहले सीडीएस जिन्होंने बांग्लादेश पैदा किया था, सैम मानेकशॉ, वो भी पारसी थे। हमारे देश के इतने बड़े बिजनेस टाइकून जो अभी नहीं रहे, रतन टाटा, वो भी पारसी थे। इनका पूरा परिवार पारसी था। पारसी लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज के समय में भारत में 50 से 60 हजार पारसी लोग रहते हैं, और जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर ईरान में रहते हैं। तो ये तो हो गया पारसी धर्म का इतिहास, पर्सिया का इतिहास, ऐसे हो गया। अब उसके बाद 651 ईस्वी के बाद वहां पे ऐसे मुस्लिम जो इस्लाम है वहां पे बढ़ता रहता है, और फिर हमारा कहानी पहुंचता है 1500 ईस्वी में। तो अब हमारी कहानी पहुंचती है 1501 ईस्वी में। इसमें बहुत ही एक बड़ी चीज होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे सफाविद साम्राज्य की स्थापना होती है, और सफाविद साम्राज्य के जो संस्थापक थे शाह इस्माइल, ये जो है एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हैं। ये पूरा जो साम्राज्य होता है, इसमें जो लोग रहते हैं, इनको कह देते हैं कि आज से ये पूरा साम्राज्य शिया विचारधारा को मानेगा। आपको पता होगा कि ये जो इस्लाम है ये दो विचारधाराओं में बटा है, पहला शिया और सुन्नी। अगर थोड़ा इजी वे में समझे तो कैसा है कि जब हजरत मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हुई थी, तो ये जो लोगों ने कहा कि अब अगला पैगंबर कौन बनेगा, तो कई लोग थे जो सुन्नी विचारधारा वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये जो अबू बकर हैं, ये जो मोहम्मद साहब के करीबी साथी थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो अबू बकर हैं ये बनेंगे इनके अगले पैगंबर। लेकिन जो शिया विचारधारा वाले हैं वो कहते हैं कि ये जो मोहम्मद साहब हैं, इनके जो परिवार के लोग हैं, यानी उनके दामाद, इनकी विचारधारा सही है, हम इनकी विचारधारा मानेंगे क्योंकि ये उनके परिवार के हैं। तो ये अली को मानते हैं, ये अबू बकर को मानते हैं। तो ये है शिया सुन्नी के बीच का डिफरेंस। तो ये जो शाह इस्माइल थे, ये शिया विचारधारा को मानते थे, जिस कारण पूरे साम्राज्य को इन्होंने शिया में बदल दिया। और पूरा जो ईरान है अभी शिया मुस्लिम का सबसे बड़ा देश है। सिर्फ शिया मुस्लिम सबसे ज्यादा ईरान में ही है, सारे जो मुसलमान है वो सुन्नी है, सिर्फ यही एक देश है जो शिया है।
फिर साल आता है हमारा 1900। 1900 में यहाँ का शासक जो बनता है, यहाँ पे राजशाही आ जाती है और शासक बनता है रजा शाह। और ये जो रजा शाह ना है, ये पश्चिमी सभ्यता से बहुत ही प्रेरित था। ये अमेरिका, यूरोप, ये सबको बहुत ही मानता था एकदम, ये इनसे बहुत ही अच्छी दोस्ती रखता था। ये चाहता था कि हमारा जो देश है ईरान, ये भी इसी तरह बने, पश्चिमी सभ्यता की ओर जाए, अच्छे से सब रहें। तो आप उस समय की महिलाओं की तस्वीर देखेंगे ना, तो एकदम आपको लगेगा जैसे एकदम पश्चिमी, आप यूरोप में हैं या अमेरिका में हैं, ऐसा लगेगा। आप उस समय इतने अच्छे से रहते थे ये लोग। तो ये चाहता था कि हमारा देश एकदम मॉडर्न बने जैसे पश्चिम देश हैं, तो यही चाहता था ये। तो जिस कारण ये जो है पूरा एकदम पश्चिमी जो सभ्यता है उसको अपने देश में लाना चाहता था। तो अभी तक ना ये जो पूरा ईरान था, इसका नाम ईरान नहीं था, ये पर्शिया के नाम से ही जाना जाता था। 1935 में ये जो शाह रजा था, इसने अपने देश का नाम पर्शिया से बदलकर ईरान कर दिया। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहता है। फिर साल आता है 1979, ईरान की क्रांति। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि ईरान इस्लामिक देश बन गया था, शिया विचारधारा को मानते थे, और जो यहाँ की भाषा थी वो फारसी ही थी। जो फारसी लोग रहते थे वही लोग थे ना, तो भाषा वही थी और संस्कृति भी बेसिकली वही थी। तो ये लोग ना अपनी संस्कृति को लेकर थोड़े ये हो रहे थे कि ये यार रजा शाह जो है पूरी विचारधारा को, वेस्टर्न विचारधारा को लेके आ रहा है, हमारी जो विचारधारा है खत्म हो रही है। तो ये जो पूरा एकदम सब उनके अंदर डर बैठा था। इसी में एक लीडर का जन्म होता है, उसे कहते हैं रुओल्लाह खमेनेई। ये जो खमेनेई है ये नहीं, रुओल्लाह खमेनेई, ये दूसरे खमेनेई थे। तो 1979 में ये लोग क्रांति करते हैं और जो राजा होता है उसे छोड़ के भागना पड़ता है और इसे कहते हैं ईरान की क्रांति। तो अब ये ईरान की जब क्रांति होती है ना, तो ये लोग अपनी विचारधारा को मानते हैं, मतलब शिया देश है, शिया विचारधारा को मानते हैं। जो इनकी संस्कृति है, फारसी संस्कृति, भाषा, अपनी संस्कृति को बढ़ाते हैं, इस्लाम को बढ़ाते हैं, ये सब करते हैं। जो चीज अमेरिका को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब वो शाह रजा था वो वेस्टर्न की तरफ ज्यादा प्रभावित था, तो ये लोग आपस में बहुत दोस्त हुआ करते थे। लेकिन अब इस्लाम बढ़ गया तो ये लोग जो है अमेरिका से या वेस्टर्न कंट्री से नफरत करने लगे। तो इससे थोड़ा जो है इनके जो अमेरिका है और ये ईरान, इनके बीच में थोड़ी दूरियां बढ़ने लगती हैं और ये दूरियों में नमक डालने का काम करता है। एक बार क्या होता है, जो ईरान होता है ना, उसमें जो स्टूडेंट होते हैं उनमें जो छात्र लोग हैं वो ये अमेरिका के दूतावास पर हमला कर देते हैं और अमेरिका के 51 जो वहां के डिप्लोमेट होते हैं उनको कैद कर लेते हैं, जिसके कारण अमेरिका बहुत ही गुस्सा होता है। इस चीज से ना जो अमेरिका है बहुत ही ईरान से खफा हो जाता है और ईरान और अमेरिका के बीच की दूरियां ऐसे बढ़ने लगती हैं और फिर समय समय पर ऐसे कुछ न कुछ चीजें ऐसी होती रहती हैं जिसके कारण ऐसे आपस में इनकी दूरियां ऐसे बढ़ती रहती हैं। तो अब साल आता है 1989, जिसमें वो रुओल्लाह खमेनेई जो क्रांति कराए होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और नए सुप्रीम लीडर बनते हैं अली खमेनेई। फिर वो अभी तक चले आ रहे थे। तो अभी ये अमेरिका का तो समझ आ गया। इजराइल से क्या दुश्मनी हो गया, तो चूंकि वो इस्लामिक राष्ट्र बन गया था और जो इजराइल है इसका कहानी बहुत ही विशाल है, ऐसे उसका अलग से वीडियो में समझना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो इजराइल जहां बना है ना, यहाँ पे पहले फिलिस्तीन हुआ करता था, यहाँ पे पहले मुस्लिम लोग रहते थे। लेकिन एक चीज और समझना जरूरी है कि ये जो फिलिस्तीन था इससे पहले यहाँ पे ये यहूदी लोग रहा करते थे। पहले यहूदी लोग रहा करते थे, फिर उन्हें रोमन लोगों ने हटाया, फिर रोमन लोगों को इन्होंने फिलिस्तीन वालों ने हटाया। फिर उसके बाद ब्रिटेन से एक बार वर्ल्ड वार 2 में इन्होंने काफी मदद किया था यहूदी ने, तो उन्होंने लगाकर इनको फिर बसा दिया था। तो ऐसे ही हो रहा था। तो ये जो फिलिस्तीन हटके बना था इजराइल, इसीलिए ये लोग भी इनसे खफाते। तो इनके बीच का मेन कारण क्या है कि ये जो ईरान है ना, आपको पता होगा लेबनान में एक आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन में एक आतंकी संगठन है हमास। ये दोनों का ना ईरान हमेशा समर्थन करता रहता है, जिस कारण इजराइल काफी नफरत करता है ईरान से। एक कारण और है कि ये इजराइल और अमेरिका हमेशा ईरान को ऐसे बजाते रहते हैं बाजा, क्योंकि ये ईरान ना हमेशा परमाणु बम बनाने की धमकी देता रहता है। मतलब ये सोचते हैं इजराइल, देखो इतना छुट्टू सा देश है, अगर वो ईरान ने परमाणु बम बना लिया, बस एक परमाणु बम मार देगा, पूरा इजराइल खत्म। तो इसीलिए वो जब ईरान सोचता भी है ना परमाणु बम बनाने का, तो जो इजराइल है तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है। ये भी एक कारण है। तो ये जो पूरा करता धरता इसका था, खमेनेई था, यही पूरा चीज करवा रहा था परमाणु बम के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। तो इसी कारण अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने मिलकर खमेनेई को भी उड़ा दिया। एक कारण और बहुत बड़ा है कि अमेरिका इस जो जंग है इसमें बहुत इन्वॉल्व है। आपने देखा होगा कि एप्स्टीन फाइल रिलीज हुआ था, उसमें बहुत ही आपने सारी चीजें देखी होगी, बोलने का कुछ जरूरत है नहीं। तो पूरी जनता ट्रंप से पूछ रही थी कि यार क्या है, कहाँ फोटो में दिख रहे, कैसे दिख रहे थे। वो पूरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए ईरान पे हमला कर दिया। यही पूरा सारा मामला है।
आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।